हेलो अभिषेक। कैसे हो भाई? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। आज मैं आपकी एक कॉपी चेक करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि आपने कैसे लिखा होगा। राइट। पहला क्वेश्चन। सबसे पहले ये बात याद रखो कि जो है ये आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है। अभी जैसे हम तो अपना खुद का पेपर देखते रहते हैं सामने कि क्वेश्चन हमने क्या पूछा हुआ है, लेकिन उसमें लिखा रहता है, एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा। आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम से ये बात ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी चीज, मैं नेक्स्ट टाइम में अभी कॉपी दे दूंगा, खुद की कॉपी दे दूंगा, उसी पर लिखना होगा, वो लिखा रहेगा सब उस पर। ओके। नाउ, क्राइम वी नो अगेंस्ट द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। अब देखो, तुम क्वेश्चन नहीं देखे हो, तुम डायरेक्ट आंसर करने लगे हो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है कि क्राइम इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड नो सिंगल डिफिनेशन कैन adequately capture its nature. Explain the meaning and nature of the crime with reference to the definition given by jurist and judicial observations. ठीक है। अब आपने पहले ही डिफाइन कर दिया कि एक्ट एज वी क्राइम एज वी नो इन इट्स वेरी एसेंस इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड इज एन एक्ट बट वी हैव टेक लुक टू द abstract nature of the crime by understanding the society. ये क्या आंसर कर रहे हो भाई? क्वेश्चन में तो ये सब अभी पूछा ही नहीं है, ये सब पूछा ही नहीं है, ये सब सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि क्राइम इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड नो सिंगल डिफिनेशन कैन एडिक्वेटली कैप्चर इट। तुमको इस सेंटेंस के इर्द गिर्द अपना आंसर करना है। मतलब यू नीड टू जस्टिफाई दिस सेंटेंस। समझो बात को, क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर करना है बाय यूजिंग योर ओन स्टडी मटेरियल। अपना खुद का स्टडी मटेरियल यूज करके जो क्वेश्चन की चाह है उसको फुलफिल कर देना है। अब जैसे इसका क्या आंसर होगा मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या लिखना है अपने आंसर में? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, कि आप ये लिखोगे आंसर को यहां पे ना डाल करके यहां पे डालोगे। ठीक है। और हेडिंग भी डाल देंगे। हेडिंग भी जो भी डालना होगा बीचों बीच में एकदम डालोगे। इससे क्या होता है, विजिबिलिटी बढ़ती है, और विजिबिलिटी के मार्क्स होते हैं। जो हमारा कॉपी चेक कर रहा होता है वो 55 साल के ऊपर का बंदा होता है। ये बात ठीक है। उसको जितनी साफ चीज़ें, जितनी विजिबल चीज़ें दिखेंगी उतना ही ज़्यादा मार्क्स देगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमको ये लिखना था कि ये वाली सेंटेंस को पहले कॉपी करना था। ये वाला सेंटेंस को पहले कॉपी करना था कि क्राइम इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड नो सिंगल डिफिनेशन कैन एडिक्वेटली कैप्चर इट्स नेचर। दिस कैन बी डिसाइफर्ड फ्रॉम द, मतलब ये अगला सेंटेंस ही लिखना था, दिस कैन बी डिसाइफर्ड फ्रॉम द वेरियस डिफिनेशंस एंड वेरियस ऑब्जर्वेशंस गिवन बाय द जूरिस्ट। ये बात लिख करके फिर तुम्हें लिखना चाहिए था मीनिंग ऑफ द, हेडिंग डालना चाहिए था यहाँ पे। मान लो यहाँ पे लिखना चाहिए मीनिंग ऑफ क्राइम। अब मीनिंग ऑफ क्राइम ये हेडिंग डाल करके तुम्हें ये वाली चीज लिखनी चाहिए जो ये बात तुम लिखे हो, क्राइम एज वी नो इज वेरी एसेंस इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड इज एन एक्ट। समझो बाबू, बात को समझो, ग्रेविटी ऑफ थिंग्स समझो कि तुमने लिखा सब कुछ है, लेकिन तुमने सिर की जगह पैर, पैर की जगह सिर लगा दिया है। अब समझ पा रहे हो? सब कुछ लिखा है तुमने। ठीक है। एंड फिर क्या क्या है, अब तुम इस मीनिंग को लिखोगे, मीनिंग में समझाओगे इसको कि क्या होती है मीनिंग। तो तुम ये क्राइम का ए सेंस, ये तुम अपनी अपनी चीज़ें समझा रहे हो कि क्राइम क्या होता है। ये मतलब जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, जो जिससे सोसाइटी एट लार्ज इम्पैक्टेड होती है, स्टेट के खिलाफ हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें लिखोगे, मीनिंग बताओगे। ओके। मीनिंग बताने के बाद में, उसके बाद में क्या हेडिंग डालोगे? क्वेश्चन से ही हेडिंग डालोगे कि डिफिनीशन गिवन बाय जूरिस्ट, वेरियस जूरिस्ट, ये हेडिंग डालोगे। तो ये हेडिंग डालने के बाद में फिर डिफिनीशंस लिखोगे सबकी। उसके बाद में क्या डालोगे हेडिंग? जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस। जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस डाल करके, और हमने केस का नाम बताया हुआ है तो केस का नाम लिखोगे। केस का नाम लिखने के बाद में क्या करोगे? फिर लिखोगे फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशंस। अबव मतलब तुमने मीनिंग बता दी, तुमने डिफिनेशन बता दिया, तुमने जुडिशियल ऑब्जर्वेशन बता दिया। इट कैन बी डिसाइफर्ड दैट द क्राइम इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड नो सिंगल डिफिनेशन कैन एडिक्वेटली कैप्चर इट्स नेचर। ये बात समझ में आई? यस और नो? तो ये मतलब
बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है बाबू। ऐसे नहीं होता है कि पूछा कुछ भी है, तुमको जो आता है वो तुम लिख रहे हो, नहीं। तुमको जो आता है लिखना वही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है वो लिखना है। काजल जब आंख में लगा होता है तो वो काजल होता है, वही जब गाल पे लग जाता है तो कालिक हो जाती है। आप समझो बात को। तो क्या करना है हमको? काजल को काजल बनाए रखना है, ना कि उसको कालिक बना देना है। ओके, तो ये चीज हो गया। उसके बाद में आपने कहा क्या लिखा हुआ है? देयरफॉर वी कैन से दैट द डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज रिलेटिव टू द टाइम एंड नीड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी व्हिच इज डिफाइंस इट। This is a crime, though existed since the ancient time when human started thinking about the idea of right and wrong. It is not a static, universally fixed. What is considered crime in one society, particular point may be criminal. ठीक है, तुम चीज सब कुछ ठीक ठीक लिखे हो। फॉर एग्जाम्पल, द प्रैक्टिस ऑफ सती was not considered a crime in the medieval time, as in developed through the need of the society after passing of the Sati Abolition Act. As it developed through the need of the society, but after passing of the Sati Abolition in 1999, it became criminal act. Crime is to be understood through three different perspectives, namely legal perspective, social perspective, moral perspective. As these three perspective differs across the time, place, except concept change analysis. किस बात की एनालिसिस कर रहे हो भाई? किस बात की एनालिसिस कर रहे हो? क्राइम इज ए डायनेमिक because it changes with the changing social values. Acts which severely punished for homosexuality, even adultery, are now decriminalized in private. ठीक है, changing technology, cyber crimes, ठीक है, cultural difference, political economic factor, politically powerful people influences the legislative process of any nation and protect their interest. White collar crime as seen as administrative violation rather than serious offenses. Moral compass, ठीक है, Austin, several jurists try to give proper definition such as Bentham, Russell. केस लॉ, तुम देखो, सब कुछ लिखते हुए तुमने जुडिशियल ऑब्जर्वेशन फिर मिस कर दिया। जुडिशियल ऑब्जर्वेशन कहाँ है? जुडिशियल ऑब्जर्वेशन नहीं है बाबू, नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था और तुम लिख क्या रहे हो? ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी मतलब पहली चीज तो ये हो गई कि क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन बुल सही हिट करो। टीचर मतलब जो एग्जामिनर होगा क्या देखेगा? एग्जामिनर होगा वो ये देखेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्राइम इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड नो सिंगल डेफिनेशन कैन बी एडिक्वेटली कैप्चर। तो इस लाइन को प्राइमा फेसी तुम्हारे इसमें दिख जाना चाहिए स्टार्टिंग में ही। उसको पता होना चाहिए एग्जामिनर को कि तुम बुलसाई हिट कर रहे हो, तुम उस चीज को आंसर कर रहे हो जो चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही है। ये बात ठीक है। तुमने इसको एनालाइज किया हुआ है, एनालाइज नहीं करना है, एनालाइज करना ही नहीं है। क्यों तुम्हें एनालाइज नहीं करना है? क्योंकि तुमको इस सेंटेंस को इसके थ्रू समझाना है। इस सेंटेंस को इसके थ्रू समझाना है। देखो ये लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ द क्राइम विद। तुम्हें मीनिंग और नेचर वो करके समझा देना है कि भैया ये देखो वेरियस डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एक चीज होती तो उसकी कोई एक डेफिनेशन होता, उसी को सब लोग मान लिए होते। बात ठीक है। उसका इतना डायनेमिक नेचर है, इतना डायनेमिक कॉन्सेप्ट है कि कोई मतलब एक चीज कह रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी चीज कह रहे हैं। ये बात ठीक है। तो ये चीज है, उसका आंसर वो है पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये देख पा रहा हूं कि आप, हमें लगता है कि आप नोट्स को रेफर नहीं कर रहे हो, जो आपको नोट्स दिया गया है। बाबू नोट्स को रेफर करो, पैसा लगाए हो, पैसा बेकार नहीं जाना चाहिए आपका। 5,000 रुपए ऐसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है। अगर पैसा हमको दिए हो तो उस पैसे का यूज करो। हमने जो कंटेंट दिया हुआ है दैट इज मास्टर कंटेंट। ओके, ये तीसरी चीज। चौथी चीज ये हो गई कि जब 10 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको सिर्फ 2 पेज लिखना है। तुमने लिखा कितना है? 4 पेज लिखा हुआ है, 4 पेज। ये देखो, ये देखो 5 पेज लिखा हुआ है तुमने, 5 पेज। बताओ भैया, ऐसे ऐसे होता है, हैं?
एक बात दिमाग में बैठा लो, वो ये है कि 5 मार्क्स मतलब एक पेज, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुमको इतनी ही जगह दी रहेगी। ठीक है, अपने कंटेंट को बहुत प्रेसाइज रखो, प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल की तरह से दागो कि जाकर के अपने लक्ष्य को खटाक से भेद दे कई बार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं पता है तुमको कितने नंबर दूंगा? मैं दूंगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the essential elements of crime under the IPC, discuss the principle of actus reus, actus non facit reus, nisi mensat rea and its relevance in the modern criminal jurisprudence. There are 4 chief। फिर हेडिंग वेडिंग नहीं है, फिर हेडिंग वेडिंग नहीं है। हेडिंग कहाँ डालोगे? हेडिंग कहाँ नहीं डाल रहे हो भाई? ऐसे होता है हेडिंग यहां से देखो, और हेडिंग कहां से निकालोगे? हेडिंग जो क्वेश्चन में है वहीं से निकालोगे। लिखा हुआ है एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम अंडर द आईपीसी, तो यहां पे तुम्हारा हेडिंग क्या होगा कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम अंडर आईपीसी। अब समझो बेटा अभिषेक, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम अंडर आईपीसी, बात ठीक है? समझ पा रहे हो? तो जब ये लिख दोगे तब जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा कि हाँ भैया पहले पूछा हुआ था कि एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम अंडर द आईपीसी, तब उसको पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये पहला पार्ट तुमने आंसर कर दिया। फिर अगले उसमें वो मतलब क्या कहते हैं, जब अगली हेडिंग डालनी होगी तो यहां से उठाओगे कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया हेडिंग डालोगे और फिर उसको एक्सप्लेन करोगे। ये बात ठीक है? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस के हर एक पार्ट को आंसर करना है, हर एक पार्ट से उठा उठा करके हेडिंग डालनी है हमको। अब इस हेडिंग के अंतर्गत अगर हमको कोई साइड हेडिंग डालनी है तो हम उस साइड हेडिंग को इधर लिखेंगे, क्वेश्चन में से जो हेडिंग उठाएंगे वो बीचों बीच में लिखेंगे। ये बात ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब पढ़ते हैं तुम्हारा। देयर आर 4 चीफ एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। दे आर मेंस रिया, इट मीन्स गिल्टी माइंड और रॉन्गफुल इंटेंशन of a person to commit a crime. Actus reus, it means guilty act or wrongful act. It also includes omission. Human beings, an act omission cannot be a crime if not done against a human injury. ठीक है, मेंस रिया, एक्टस रियस, ह्यूमन बीइंग, इंजरी। बहुत बढ़िया। An act omission cannot be a crime if not done against a human injury as defined under the section 44 of the IPC can be 4 types: injury to body, mind, reputation, property. The basic principle behind the different elements of crime is embodied in the Latin maxim actus non facetium nisi mensat rea. It means काटा कुटी मत करो, काटा कुटी मत करो कहीं पे, means that and सोचो, आराम से सोचो। इतना टाइम होता है, 15 सेकंड लो सोचने का, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करो। अगर ऐसा करोगे तो अपने आप ही सब सही हो जाएगा। मीन्स दैट एन एक्ट डज नॉट इन इट सेल्फ मेक्स अ पर्सन गिल्टी अंटिल डन विद अ गिल्टी माइंड इंटेंशन। ठीक है, इट कंटेम्पलेट्स दैट अ पनिशमेंट इज नॉट जस्टिफाइड अनलेस इट इज accompanied with a wrongful intention. Here, actus reus is any voluntary conduct of a human being which is prohibited by law. For this to happen, something needs to transpire in the physical world. Only thinking ill about someone is not punishable. One need to act on it. ये मत करो बाबू, काटो हटो मत। ठीक है, in this maxim mens rea is the mental element accompanying, ये लिख क्या लिखा, accompanying an act. The general rule is if there is no guilty mind then an act is not a crime. Intent and act must come together to ये क्या लिखा हुआ है, a crime. Mens rea comes in many forms and colors such as intention, knowledge, negligence, recklessness, etc. In recent times, with the change
In the nature of the crime, there has been a significant shift from very basic need of mens rea in the offenses and mental illness requirement competition. Some prominent examples are strict liability offenses. Here, only actus reus is enough for completion of a crime. Taxation, food adulteration, state of Maharashtra versus absolute liability है offender defense at all against act केस एम में MC मेहता और सीनियर पंडे उन्होंने कार्बाइड केस पब्लिक न्यूसेंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाइगमन ठीक है किडनैपिंग बढ़िया है बढ़िया है लेकिन क्या कहते हैं बस इसमें भी तुम इमोशनल हो करके मतलब इस थोड़ा हमें तो लगता है आगे के क्वेश्चन में तुम कम लिखे होगे क्योंकि भैया तुम अपना टाइम और एनर्जी जब स्टार्टिंग के क्वेश्चन पर वेस्ट कर दोगे 10 ही नंबर का ये भी है 10 ही नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन भी होगा लेकिन तुम अगर अपनी एनर्जी और टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दोगे तो आगे अपना टाइम नहीं बचा पाओगे दिस इज लाइक अ मैराथन इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट कि 100 मीटर दौड़ना है खटाक से दौड़ के लौट आए मैराथन हमको एक ही तरह की स्पीड पूरे जर्नी में बना करके रखनी है अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं तो हमको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सब में दौड़ना है बात ठीक है इसमें भी तुमने 3 पेजेस लिखे हुए हैं इसकी वजह से पहली गलती तो ये दूसरी गलती तुमने हेडिंग प्रॉपर नहीं बनाई हुई है तीसरी गलती कि स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत तगड़े से स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है देखो कभी भी क्वेश्चन जो पूछा है हम वही आंसर करेंगे हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे उसमें ओके तो इस चीज़ में हम तुमको कितने नंबर दे रहे हैं हम चलो तुमने थोड़ा बहुत इसमें अच्छा लिखा हुआ है इसलिए हम तुमको 6 नंबर दे रहे हैं पहला टेस्ट है इसलिए What is mens rea? Examine its significance in criminal liability. Criminal liability under IPC discuss the circumstances under which mens rea may be excluded with reference to the decided cases. Mens rea is one. फिर हेडिंग नहीं डाले हो पीट देंगे भाई हम समझो बात को mens rea is one of the main element of crime and it is so crucial that except mens rea an act omission cannot become criminal. Mens rea means guilty mind or wrongful intention of a person committing a crime. It is the mental element accompanying the act. Although Indian Penal Code does not define the word mens rea, but for similar effect, it uses the word like intention, knowledge, voluntary disorderly, fraudulently. The significant mens rea is very clearly signified in the legal measure act as non-positive mens rea, which means that an act does not in itself becomes guilty unless done with the guilty mind. Thus, without a guilty intention, an act cannot become a crime. Thus, punishable. Modern criminal law jurisprudence recognizes certain circumstances where mens rea is not required for an act to become criminal. The major reason behind this shift in criminal law are changing socioeconomic circumstances, importance of public welfare, prioritizing social needs protection. Some prominent examples are strict liability. ठीक है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम चार्ज सुप्रीम कोर्ट अपोज्ड एब्सोल्यूट लायबिलिटी यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है पब्लिक न्यूसेंस टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाइगेमी किडनैपिंग अच्छा आंसर है बढ़िया लिखे हो बट यही इसमें भी तुम वो गलती किए हो कि हेडिंग प्रॉपर नहीं है और जो है एक्सीड कर गए हो वर्ड लिमिट एक्सीड कर गए हो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टस रेस हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मेयर इंटेंशन इलस्ट्रेट विद इट एक्टस रेस इज द लैटिन टर्म गिल्टी एक्ट ठीक है इट मीन्स द एक्सटर्नल एंड फिजिकल एक्ट दैट अ पर्सन ऑफेंडर डज व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. As we know that mens rea is the mental element of crime, similarly actus reus is the physical element of crime. इसमें भी हेडिंग वोडिंग कहाँ है हेडिंग चलो कोई बात नहीं इलस्ट्रेट भी करना है अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन लिखे हो कि नहीं लिखे हो प्रोहिबिटेड बाय लॉ एज वी नो मेंटल एलिमेंट और एक्टस रेस फिजिकल एलिमेंट एक्टस रेस कंसेप्ट ऑफ कमीशन. अच्छा एक चीज़ बहुत ध्यान से बता देता हूँ बहुत ध्यान से वो ये है जब डिस्टिंक्शन पूछा जाए दो लोगों में जैसे लिखा हुआ है हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मेयर इंटेंशन तो उसको कोशिश करनी है
कोशिश करनी है वो क्या करनी है कोशिश की टेबुलर फॉर्म में उनका डिस्ट्रिक्ट, जैसे इधर लिखोगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्टस रेस, इधर इधर लिखोगे टेबल बनाओगे, इधर इधर एक्टस रेस, इधर इंटेंशन और मेयर इंटेंशन, ठीक है, मेयर इंटेंशन, और तब आंसर लिखोगे। ओके, मतलब विजिबिलिटी कुल मिलाकर के हमारा फोकस कुल मिला के इस पे है, हम जो कंटेंट जानते हैं हम उसी कंटेंट को कितना बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं सामने, जिससे कि हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम उस क्वेश्चन के आंसर्स को भी सॉल्व कर दें। और जो एग्जामिनर है, जो बूढ़ा हो चुका है, जिसकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, क्योंकि सब लोग तो कृपा शंकर पांडे होते नहीं है, सब लोग 25-26 साल के होते नहीं है, मतलब जो चेक कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो बूढ़े होते हैं, मतलब उनकी मरने की उम्र होती है नेक्स्ट 10-15 साल में, वो चेक कर रहे होते हैं। तो उनको हमको क्या दिखाना है, विजिबिलिटी दिखानी, कि उनको एकदम आंसर दिख जाए सब सामने सामने से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट इट वाज मेयर इंटेंशन in the similar illustration, if A buys a knife then it shows that Mansory also started to transform to this race. Now A meets B and steps him with the purchase knife. Here Mansory and actress race culminates into prince of murder. स्टेप कर दिया तो मरा कहाँ, मर्डर तो हम कहाँ आ गया तुरंत। Although mere intention are not punishable, but in some circumstances preparation or any sort of attempt has been made punishable to protect the society at large. For example, criminal conspiracy, attempt to commit a crime. ठीक है, सही लिखे हो, लेकिन ये देखो लॉ में छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा करो कि नाउ ए मीट्स बी एंड स्टेप्स हिम विद दी परचेज नाइफ, हियर इमेंस रिया एंड एक्ट्रेस रिस्क कल्मिनेट इनटू द ऑफेंस ऑफ मर्डर। मर्डर नहीं, स्टेप्स किया है, स्टेप मतलब होता है सिर्फ मारना, चाकू मारना, चाकू मारने से वो मरा कि नहीं मरा ये कहाँ लिखे हो तुम। अगर तुम ये लिख दे होते कि स्टेप्स एंड किल्ड, तब होता क्यों मर्डर हुआ, ध्यान से देखा करो, मर्डर नहीं हुआ। खैर हाँ, तुमने कंसेप्ट सही बताया हुआ है, ओके, इलस्ट्रेट किया हुआ है आंसर को। 7 नंबर पहला टेस्ट है, ज़्यादा भर भर के नंबर दे रहा हूँ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एक्सटेंट एंड टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द आईपीसी, एक्सप्लेन द इंट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ आईपीसी विद हेल्प ऑफ स्टेचुटरी प्रोविजन एंड केस लॉज भी लिखना है। The extent of application of Indian Penal Code after the Jammu and Kashmir Reorganization Act has extended to the whole of India. Section 2 of the provision intra-territorial Section 3 and 4 speaks about the extraterritorial application. ये बढ़िया आंसर लिखे हो, ठीक है, बढ़िया आंसर लिखो, बट हेडिंग इसमें भी तुमको उठा करके डालनी थी बीचों बीच में। सेक्शन 2 आता है एवरी पर्सन विल बी मेड लाइबल एक सेकंड भाई, रुक जाओ एक सेकंड। Says that every person will be made liable for the any offense committed within India, even if the person is beyond India, but in action have consequences. He is liable to be punished under IPC within India. For example, A had plus public place in India. CDE, all foreign nationals executed the plan, although shall be punished. Found in Section 3 of the IPC ensures that offender does not escape the liability of the action merely because of offences committed outside India. This section punishes the offence committed beyond India, which may have conjunction of the Section 188 of the CRPC. If a person commits a murder in Uganda, place anywhere he found in be punished according to Section 302 of IPC. Section 4 IPC will be punished by the crime committed beyond India. In India, for example, citizens committing fraud in Sri Lanka will be tried in India for fraud. Also, IPC applies to offences committed. Section 4 also deals with computer-related offences in India. ठीक ठीक, बढ़िया आंसर, बढ़िया आंसर।
इसका तुम्हें मिल रहा है 7 नंबर। Why are general exceptions placed together in chapter 2? Explain the classification and exception and discuss burden of proof when an accused claims benefit of it. General exceptions are placed in chapter 4 of the IPC, section 76 to 106. Heading, Babu, heading. There are several reasons for placing this particular chapter. Major among them are that the chapter 4 ensures that an accused person should not be made criminally liable without paying any heed to the surrounding circumstances and the situations leading to the alleged offense, just because it falls within the meaning of an offense in IPC or anywhere else. ठीक है. Other reasons: general defense. It serves as a general defense against criminal liability for acts committed without criminal intent. Principle of mens rea: the maxim actus non positive nisi mens rea is made operational through this general exception. Avoid repetition. Chapter 4 has a universal application, and section 6 of the IPC clearly says that these are not to be repeated and is applicable for all other definitions of the crime. General exceptions are classified into two categories: justified act and excusable act. These general exceptions shift the burden of proof from persons to the of the justified. Section 100 and इसको अंडरलाइन कौन करेगा? Which says that the burden of proving this that false general exception the influence such as mistakes, the framers of the IPC recognized that human conduct can be influenced by several factors which are not all blameworthy, such as mistake, accident, insanity, immaturity, unsoundness and harm. अच्छा, ठीक है बाबू. अब जब तुमने लिखा कि जनरल एक्सेप्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, जस्टिफाइबल एंड एक्सक्यूजेबल, तो इसका एग्जाम्पल हुआ कौन देगा? इसका एग्जाम्पल और कौन देगा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या? एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एक्सेप्शन एंड डिस्कस बर्डन ऑफ प्रूफ. ठीक है, तुमको क्लासिफिकेशन उसको करना चाहिए था. ठीक है, कि क्यों कोई चीज़ जस्टिफाइबल है, क्यों कोई चीज़ एक्सक्यूजेबल है, ये बताना चाहिए था. ओके, कोई बात नहीं, अच्छा लिखे हो. 6 नंबर. एक्सप्लेन द defense of accident under section 80 of the IPC, distinguished from necessity. Section 81 bringing out essential requirement. Under chapter 4 of IPC, section 80 provides the general defense of accident, which is as follows: nothing is an offense which is done by accident without any criminal intention while doing a lawful act. Or lawful means here it should be noticed that proper care and caution was practiced. Illustration: he was using hatches and used had to fly to kills bee was nearby. He was using the hatches with proper care and caution, and so his act will be excusable. And that here in section main thing to observe is that the offense happens without any previous knowledge that it might happen. Also doing lawful means when section 81 of the IPC gives a defense of necessity, which is so follows: nothing is an offense even if done with previous knowledge that it will cause harm, but without any criminal intention and to avoid any harm. Here the fault is not avoid harm. The purpose of section 80 is doing a lawful act with lawful means, and the purpose of section 81 is to avoid and like pulling down. डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम नेसेसिटी. डिस्टिंग्विश बाबू करना था तो तुमको मैं बताया हूँ. अगले मतलब टेस्ट से याद रखना कि जब हमें डिस्टिंग्विश करना होगा तो हम इधर लिखेंगे सेक्शन 80 और इधर लिखेंगे सेक्शन 81. ठीक है, रुक जाओ भाई. सेक्शन 81 नेसेसिटी. ठीक है, सेक्शन
80 एक्सीडेंट, ठीक है, ये लिख करके और तब लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा तुमने सब कुछ है, इसी चीज को क्या कर देना, रिप्रेजेंटेबल बना देना, दिखे एकदम, मार्क्स तभी ज्यादा मिलेंगे। ओके, बढ़िया आंसर। Discuss the principles of Dolly in capex under IBC. Explain the legal position relating to the criminal liability of children under section 82 and 83. Dolly in capex is a Latin term which means someone incapable of doing an offense. This principle is embodied in section 82 and 83 of IPC based on the general idea that the child is incapable of harming, did not understand the nature and consequences by him. Section 82 of IPC absolutely criminally liable under any circumstances. Under any circumstances, liable under men's age presumed to be incapable of being present. Whereas Section 83 of the IPC gives any qualified immunity to a child between 7 to 12. The major difference between Section 82 and Section 83 IPC is that Section 82 gives no place to even a doubt regarding presence of mens rea due to lack of understanding tender age, but Section 83 allows a court to look into the mental level and understanding of the child between the age of 7 and 12 has committed. In Section 82 there is no burden of proof possessing criminal intention to commit particular crime. ठीक है, there is a burden of proof that is Section 83 ठीक है, लेकिन इस आंसर की क्वालिटी को और बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करना है लीगल पोजीशन को और डिस्कस भी करना है। डिस्कस करने में क्या होता है कि जब बात डिस्कस करने की आती है या डिस्क्राइब करने की आती है तो हम उसमें हर चीज़ लिख देते हैं। तुमको इसमें केस लॉज भी डाल देने चाहिए था। देखो, सब कुछ छोटा छोटा डालना है, बहुत नहीं डालना है। मतलब ये नहीं कि तुम केस लिख रहे हो, केस का फैक्ट लिख रहे हो, उसमें बता रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, इतना नहीं बताना है। केस का नाम लिखना है, डायरेक्ट हाई कोर्ट ने क्या कहा, बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी under section 84 IPC. What are the legal tests applied by the court to determine unsoundness of mind? Refer relevant judicial principle. Relevant judicial principles लिखना है। ठीक है, insanity is placed under general exception and a ground of defense under section 84 of the IPC. It provides that nothing is an offense if done by a person who was incapable of knowing the nature and consequences of the act due to unsoundness of mind. For justifying this defense, the court should not presume insanity and seek carefully how happened before them. Also conducted insanity is two types: legal insanity, medical insanity. Continuing legal insanity. ये लो एक लाइन लिख करके ऐसा लग रहा है कि ऐसे करोगे तुमको मैं दूंगा 3 नंबर। ठीक है, चलो रुक जा, जोड़ लेता हूं कितना कितना पाए हो। 3 3 6 9 9 5 14 14 6 20 20 7 27 27 7 34 34 6 40 40 6 46 46 और 4 50। पहला टेस्ट था इसलिए ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, नहीं तो देंगे नहीं। ठीक है, अब देखो 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला, नोट्स जितना पेज में बताया हुआ हूं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रट्टा मार लेना है, उसका रट्टा मार लो, सारे क्वेश्चन कर सकोगे एग्जाम में जो भी आएगा, क्योंकि दैट नोट्स आर द मास्टरपीस। नंबर 2,
5 मार्क्स इज इक्वल टू 1 पेज, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। नंबर 3, मेक हेडिंग्स extracting from the question. Number 4, when there is need to differentiate between two things, मेक अ टेबल बनानी है, ठीक है। और क्या था? नंबर 5, रीड हेडिंग, सॉरी, रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड answer to them using your own content। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये इसलिए कंटेंट सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर हमको लिखना है, आंसर को कौन डिजाइन करेगा? हम डिजाइन कर देंगे। ये बात ठीक है? समझ पा रहे हो? क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तुमको पता चल जाएगा क्या हेडिंग डालनी है, तुमको पता चल जाएगा कैसे इसको रीस्ट्रक्चर कर देना है, अपने कंटेंट को कैसे रीसफल करके फिर आंसर पे पहुंच जाना है। कंटेंट को तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लीगल नैरेटिव का नोट्स, कृपा शंकर पांडे का दिया हुआ नोट्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके बेटा, समझ पा रहे हो? चलो, बेस्ट ऑफ लक अगले टेस्ट के लिए।